एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम गवर्नमेंट बजट का आगे कंसेप्ट बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने गवर्नमेंट बजट का मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो करी थी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करे थे कुछ और गवर्नमेंट बजट का मतलब जाना था। आज हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट बजट जो है वो जीडीपी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। एक तरह से यू कैन सी एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, जो कि बजटरी पॉलिसीज का और जो कि डिपेंड करता है कि क्या रेट चल रहा है सेविंग का और क्या रेट चल रहा है इन्वेस्टमेंट का, कि किस रेट पे हम जो अपनी सेविंग कर रहे हैं, कितनी लेवल ऑफ इनकम पे और कितनी लेवल पे इनकम पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बजटरी पॉलिसी जो है वो एम करता है कि वो मोबिलाइज कर सके सफिशिएंट रिसोर्सेज को फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। इसको हम अचीव कर सकते हैं दो वे में। पहला, या तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, या फिर दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, फिर बात आती है एलोकेशन एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है ताकि वो इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज को देख सके कंट्रीज की, जिसके कारण जो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस कैसे करती है, तो सबसे पहला पॉइंट, ये सीओडी नहीं है, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। तो ये इन्फ्लुएंस कैसे करती है? ये पहले करती है टैक्स कंसेशन देके और सब्सिडीज को देकर। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लोगों को इन्वेस्टमेंट में एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कंसेशन दे देती है। मतलब कि भैया तुम मान लो, एक तुमने अगर एक बिल्डिंग तुमने खरीदी तो वो 5 लाख की है। ठीक है, एक बिल्डिंग तुम खरीद रहे हो, घर बना रहे हो, जो भी है, तो उसके बाद उस पर तुम्हारा टैक्स लगेगा 18%। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भैया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो इसको मैंने 12% कर दिया। तो अब 12% में कुछ लोग जो है वो एनकरेज हो जाएंगे, जिस कारण वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है डिस्करेज भी कर सकती है प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स की, जैसे कि लिकर एंड सिगरेट्स, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाकर, और एनकरेज करके कि खादी प्रोडक्ट्स का जो वो यूज करे बाय प्रोवाइडिंग दी सब्सिडीज। अब दूसरा क्या है कि डायरेक्टली प्रोड्यूस करते गुड्स एंड सर्विसेज को। अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम सोशल वेलफेयर करने के लिए कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, उनको डायरेक्टली अंडरटेक कर देती है प्रोडक्शन को, कि वो खुद ही करवा देती है कि भाई लो तुम करो, हमें सोशल वेलफेयर करना है। दो तरह के गुड्स हैं, वो होते हैं पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो कलेक्टिवली कंज्यूम किया जाता है, कोई भी उसका यूज कर सकता है, जबकि प्राइवेट में सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं या जो पे करता है वो यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पार्क है। अब पार्क के लिए क्या होता है कि कोई भी यूज कर सकता है, जनरल है, वो तो पब्लिक का है। अब ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है पब्लिक गुड्स में, कि आपकी एक, आप यूँ नहीं कर सकते कि कोई अगर एंजॉय दूसरा करे तो आप उसको अफेक्ट नहीं कर सकते। So it is not possible to exclude anyone from enjoying their benefits, and one's person consumption does not reduce the availability for the others. अब आप जो पार्क है वो यूज कर रहे हैं, क्या आपके पार्क यूज करने से दूसरा बंदा यूज नहीं कर पाएगा, पार्क खत्म हो जाएगा? नहीं, तो वो यूज कर सकता है। तो दिस वाज द थिंग। दो तरह के, दो मेन फीचर्स है पब्लिक गुड्स के, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है 2 मार्क्स में। पब्लिक गुड्स नॉन रिवैल्यूअर्स क्यों होते हैं, या पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल क्यों होते हैं? नॉन रिवैल्यूअर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल होते हैं, और एक पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए वो अफेक्ट नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क। फॉर एग्जाम्पल क्या कहा हमने, पब्लिक पार्क। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो इसी चीज का एग्जाम्पल निकल के आता है। ठीक है, चलिए, देयर इज सम टेक्निकल इश्यूज जो हमने रिजोल्व कर दिया। ओके, तो आई वाज सेइंग दैट कि यहाँ पर दो तरह के जो है ये गुड्स होते। अच्छा चलिए, ठीक है, नॉन रिवैल्यूअर्स की हमारी बात हो चुकी है। तो पब्लिक पार्क है तो वो सबके लिए अवेलेबल है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अब नॉन एक्सक्लूडेबल में क्या कहता है, ये कहता है यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एक्सक्लूड कर सके, कि एक पर्सन इंजॉय कर रहा है तो दूसरे को इंजॉय नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने क्या कहा कि पब्लिक गुड्स कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। यूजर पे, क्योंकि इसमें अगर अगर कुछ यूजर्स जो हैं पे नहीं करते, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि किससे हमें कलेक्ट करना है पब्लिक गुड्स से। तो इसलिए हमने क्या कहा, ये फ्री राइडर्स इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री राइडर गुड्स इनको हम कहते हैं। ठीक है, प्राइवेट गुड्स की बात करें तो वो सिर्फ एक ही पर्सन, जो पर्सन पे करेगा वही इंजॉय कर सकता है। फॉर एग्जांपल चॉकलेट आपने परचेज कर ली तो क्या मैं खा सकती हूँ, या मैंने परचेज कर ली आप खा सकते हो? नहीं भैया, अगर मैंने परचेज किया तो मैं ही खाऊंगा, मैं, आपने परचेज किया तो आप ही खाओगे। ऐसी और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर मान लो आपने एसी खरीद लिया, तो क्या वो मैं अपने घर लगा लूंगा? नहीं ना, आप ही लगाओगे ना। मैंने ऐसे खरीद लिया तो आप क्या मेरे घर से उतार के ले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होएगा। ये प्राइवेट गुड हो गया। ठीक है, आगे आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ।
इनकम इनइक्वालिटी आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया के अंदर, तो उसको इनहेरिट करने के लिए जो है गवर्नमेंट एम करती है कि हम उसको रिमूव करेंगे थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसीज। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गल्फ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा गल्फ है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो कि बहुत ही क्वाइट अलार्मिंग है। ठीक है, गवर्नमेंट एम करती है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इन्फ्लुएंस करे, कैसे, टैक्सेस को लगाकर रिच के ऊपर, और ज़्यादा स्पेंड कर दे वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर, वेलफेयर ज़्यादा करे और टैक्सेस को कम कर दे। ठीक है, और इट विल रिड्यूस द इनकम ऑफ इनकम, जिसके कारण जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पुअर का वो बढ़ जाएगा, और इसके कारण पॉवर्टी भी कम हो जाएगी हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर से। फॉर दिस पर्पस जो गवर्नमेंट है वो परस्यू कर देती है पॉलिसीज ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। दो तरह के टैक्सेशन होते हैं, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, वो हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के चैप्टर के अंदर। दो तरह के टैक्सेस जो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो आगे हम देखते हैं, आई थिंक सो हम इस चैप्टर में भी शायद पढ़ेंगे, तो देखते हैं कब पढ़ते हैं वो। ठीक है ना, फर्दर को गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, स्पेंड करती है लॉट ऑफ मनी इन प्रोवाइडिंग द फूड्स टू बीपीएल। बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन को, एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। ठीक है, और ये लॉन्च करती है सोशल वेलफेयर स्कीम्स। क्या लॉन्च करती है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जैसे कि एमजी नरेगा वगैरह ये सब। ठीक है, फिर आया अगला पॉइंट, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ में क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एम करती है कि वो रिड्यूस करे डिस्पैरिटी थ्रू इट्स टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ताकि वो एनकरेज कर सके प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप करने के लिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। कुछ लॉज जो होते हैं, लिबरल टैक्स लॉज जो है वो बनाए जाते हैं फॉर द बैकवर्ड रीजन्स। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। बजटरी पॉलिसी जो है वो फोकस करती है ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे आपने सुना होगा एमजी नरेगा, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इस तरह से जो है स्कीम्स वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। अगला आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स को जो करेक्ट किया जाता है। आपने पढ़ा था जैसे कि बजट उसमें आपने डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड के केस में जब हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे, तो जब हमारा डेफिशिएंट डिमांड होता था, यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप होता था, और एक्सेस डिमांड होती थी तो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता था। उसको करेक्ट करने के लिए जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर करती है। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसीज परस्यू करके गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करती है कि वो करेक्ट कर सके। इन्फ्लेशनरी गैप का होता है जब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, मोर देन होती है एग्रीगेट सप्लाई से, और उसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कट ला के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, सब्सिडीज के अंदर कट लाकर। तीसरा पॉइंट, एक्सपेंडिचर जो है पब्लिक वर्क प्रोग्राम के ऊपर, उस पर कट लाकर। ठीक है, जो रिवेन्यू होता है उसको हम रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेशन पर्टिकुलरली ऑन रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड अकॉर्डिंगली उनकी जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी, और इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेशनरी गैप को हम इंक्रीज करेक्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीजिंग द रेवेन्यू। मैंने आपको ये उसमें भी बताया था जब हमने एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का केस किया था, तब भी हमने इसको पढ़ा था। कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो शॉर्ट पॉलिसीज है सरप्लस बजट की ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, और डेफिशिएंट बजट है ड्यूरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस इन द इकोनॉमी। कि मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर पॉलिसीज जो सरप्लस बजट की वो निकाली जाती है इन्फ्लेशन के टाइम पे, और डेफिशिट बजट को निकाला जाता, बनाया जाता है, ताकि वो जब यहाँ पे स्टेबिलिटी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है प्राइसेस इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।